You have one more thing to tell us. Transcription. ट्रांसक्रिप्शन में काफ़ी सारे काम आपने किए हैं, काफ़ी वक्त बिताया है आपने राहुल. सो व्हाट एग्जैक्टली वांट टू टॉक अबाउट. आप चलते चलते बात करें. जी जी. हाँ, हम लोग अभी मंडी हाउस की तरफ ही हैं और मंडी हाउस मतलब वो हब है जो कलाकारों का जगह है. तो हम लोग बात चलते चलते बात करते हैं. जी. In 1997, I joined National School of Drama. ओके. So my designation was research cum documentation assistant. तो मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं था कि ये ट्रांसक्रिप्शंस होते क्या हैं, कैसे होता है, क्या होता है. देन somebody told me there कि आपको CDs हैं, कैसेट्स हैं, वीडियोस हैं, उन सबको आपको देखना है. उसमें जो बातचीत है या इंटरव्यूज़ हैं उनको आपको लिखना है. और लिखने के बाद वो रंग प्रसंग और थिएटर इंडिया के अंदर वो एज अ पब्लिकेशन के तौर पे वो जाएगा, पब्लिश होगा. तो वहाँ से मेरा ट्रांसक्रिप्शंस का दौर शुरू हुआ जिसमें नाना प्रकार के आर्टिस्ट हो गए. राम गोपाल बजाज साहब, अंकुर जी, गिरीश कार्नाड, बवा कारंग, बहुत बहुत तरीके के कलाकार हो गए. उसके बाद फिर मेरे जस्ट टेकन नेम ऑफ सम लेजेंड्स. या दे आर वेरी वेरी मच. और ये उसके बाद बहुत सारे प्लेज मैंने देखे, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें की. और उसके बाद मुझे अलकाजी फाउंडेशन की तरफ से कुछ काम मिला जिसके अंदर आपके हुसैन साहब और क्या नाम है इनका, अकबर पदमसी. ओके. उसके बाद अलकाजी साहब, इन सब के डॉक्यूमेंटेशन, इनका ट्रांसक्रिप्शन करने का मौका मिला. बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे देखने को मिली. बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, जो किताबों में नहीं लिखी हुई थी, वो वहाँ पे मुझे सुनने को मिली. अनकही बहुत बहुत खूबसूरत जर्नीज़ उनकी. और बहुत किस मानसिकता से वो लोग काम किया करते थे, कैसे वो रहा करते थे, वो सारा उस ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर मुझे देखने को मिला. और बहुत ही खूबसूरत वो दौर रहा मेरा, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी जो कलाकार थे, चाहे वो थिएटर के हों, विजुअल आर्टिस्ट हों, या इंस्टॉलर हों, या परफॉर्मर हों, सबके जो टॉप मोस्ट जो डॉक्यूमेंटेशंस थे वो देखने का मुझे मौका मिला. है ना. KG सुब्रमण्यन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाना प्रकार के लोग. ओके. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का जो दौर था, ये फ़िलहाल अभी भी चालू है. कभी कभी मैं खुद अपने जो फेलोशिप मैंने किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, ये सवाल भी मैं पूछूंगा आपसे. हाँ. तो वो भी एक वो था, एक्सपीरियंस था. ओके. तो उसमें मैंने बहुत सारे खासी ट्राइब्स की इंटरव्यूज़ सब लिए थे, उसको भी ट्रांसक्राइब मैंने किया. तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही अमेजिंग रहा मेरे लिए. तो और इसके अंदर मुझे बहुत नॉलेज मिली, बहुत नॉलेज. जो बेसिकली एक लाइब्रेरी में आप एक आदमी की किताब खोलते हैं और वो आदमी जब आपको अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है. वो डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस का ज्ञान पता चलता है और आपको उसकी नॉलेज मिलती है. तो मुझे इससे बहुत बेनिफिट मिला और ये मैं अभी भी जारी है. ओके. अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ आपसे वही होगा कि आपका फेलोशिप के बारे में. हाँ, मैं 2015 के आसपास मैं जब दोबारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, तो फेस्टिवल के दौरान मैं आया था, आदि रंग आदि बिंब उसमें. तो उस टाइम पे वो आदि रंग और आदि बिंब जो था वो बेसिकली ट्राइबल फेस्टिवल्स थे. ओके. तो मेरा रुझान ट्राइबल फेस्टिवल्स की तरफ या ट्राइब्स के ऊपर बहुत पहले से था. वो 2012 में, क्योंकि मेरी वाइफ रंजिता भट्टाचार्य, वो भी एक आर्टिस्ट हैं और वो JNB में काम करती हैं एज आर्ट टीचर. तो उनकी पोस्टिंग हुई थी मौसिनराम में, जो मेघालय में एक पहाड़ी है मौसिनराम. तो
उस पहाड़ी की खास बात यह है कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। वो चेरापूंजी और मौसिनराम जो है 2 पैरेलल पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल। और वहाँ पे मुझे रहने का मौका मिला खासीज़ के बीच में जो बहुत खासी ट्राइब्स। खासी ट्राइब्स के बीच में। हाँ, और हाँ। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा क्योंकि वो बड़े-बड़े मोनोलिथ उसको बनाते थे, जैसे छोटे नागपुर के अंदर आपको देखने हाँ को हाँ मिलता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह के मोनोलिथ्स जो है वो उठा के ऊपर रखना और वो एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाना और उनका जो जो एक कल्चरल वो है इनरिचमेंट वो देखने का मौका मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको और इन डेप्थ में पढ़ा जाए, इनको और इन डेप्थ में जाना जाए। ओके। तो मैंने उस इन डेप्थ में जानने के लिए क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी उस समय, तो मैं उस जॉब के रहते हुए तो नहीं कर सकता था। तो जब मैंने वो एनएसडी छोड़ा तो फिर मैंने उसको एक उसमें मतलब एक मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आया था लिटरेचर आया था जिसमें उसने बोला कि भाई जो कलाकार इस तरह का रिसर्च सब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फेलोशिप दे रहे हैं। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और फॉर्चुनेटली वो मेरा फेलोशिप पास हो गया। मैं अपने कामों पे शोध नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं अपने कामों को जानता हूँ, मुझे उसके लिए अपने शोध करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं मैं बुक भी छाप सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे किसी और ट्राइब के बारे में जानने का एक मौका मैंने सोचा कि करना चाहिए और फिर मैंने खासी ट्राइब्स के ऊपर काम किया और बहुत ही खूबसूरत काम किया। वहाँ से मतलब हज़ारों तस्वीरें मैंने खींची, बहुत लोगों से बातचीत की, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं। तो वो और ये थैंक्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो मेरे को मौका दिया और अभी तो खैर मैंने थीसिस जमा कर दी है उनके पास, अवेटिंग फॉर देयर लास्ट अमाउंट जो शायद आ जाएगा। और ये बेसिकली 2015 में मेरे को मिल गया था लेकिन So you're still waiting for the amount since when? सिंस 2019। Wow. क्योंकि फिर मुझे 2017 में उन्होंने बोला था कि आप अपना शोध करना शुरू कीजिए। तो 18-19 मैंने 19 में ख़त्म हुआ था। तो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर देयर। राहुल, मैं एक सवाल इसलिए आपके साथ किसी और एक आर्टिस्ट की बात को कंपेयर करना चाहूँगा। आनंद साहू ने भी रिसर्च, शोध, जिसे हम हिंदी में शोध कहते हैं, रिसर्च को बहुत प्राथमिकता दिया है, इम्पोर्टेंस। सो हाउ मच इम्पोर्टेंस यू गिव टू रिसर्च? सी whenever you do some kind of solo exhibition or kind of a series, तो उसके पीछे भी एक सोच होता है, उसके पीछे भी एक इन डेप्थ आप जर्नी करते हैं। तो आप अपनी उसके पीछे कितना सोच या शोध करना चाहते हैं, जहाँ पे आप रिसर्च करके उस सब्जेक्ट के इन डेप्थ में जाएं, उसके बाद आप क्रिएट करें, वेदर इट्स प्रिंट्स, पेंटिंग और ग्राफिक्स, मतलब व्हाटएवर, ड्राइंग्स। तो क्या ये ज़रूरी है करना रिसर्च? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि मेरा ये मानना है कि मैं अपने कामों पे तो रिसर्च कर ही सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि मैं अपने विजुअल्स कैसे तैयार कर रहा हूँ, मैं फिगर्स किस तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। राइट। लेकिन वो जो मुझे जानना चाहेंगे वो शायद खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं मेरे ऊपर। जैसे अगर मुझे हुसैन साहब के ऊपर काम करना है तो हुसैन साहब तो खुद अपना रिसर्च नहीं करेंगे। उन्होंने जितने काम कर लिए उन कामों को देख के हमें रिसर्च करनी है। राइट। तो रिसर्च जो है अगर वो कोई थर्ड पार्टी करती है, जैसे मैंने खासीस के ऊपर जो रिसर्च किया, तो वो मैं एक न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को देख के उसके यस नोज या उसका ग्रे एरियाज़ या उसके जो उसका जो एसेंस है उसको शायद मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। राइट। बशर्ते कि मैं अपने कामों पे रिसर्च करूँ। लोग करते हैं अपने कामों पे रिसर्च और एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि किस तरह के काम हैं और किस तरह का रिसर्च उसमें चाहिए और क्या लेवल होना चाहिए उस रिसर्च का। कुछ लोग स्टोरीज़ पढ़ने के बाद पेंट कर लेते हैं, कुछ लोग इमिटेट करते हैं, कुछ लोग
तो वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर, वो क्या उसका जो सब्जेक्ट है वो उस रिसर्च के लिए है, या उस सब्जेक्ट में उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो जैसे विजुअल आर्ट में तो बहुत डायरेक्ट लैंग्वेज में अधिकांश लोग बात करते हैं कि हम, कुछ लोग हैं उसके पीछे क्या कहानी होगी, उसके पीछे की क्या सोच है, उनकी क्या अपनी रिसर्च है उसके ऊपर। तो इट डिपेंड्स अपॉन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कि वो किस मेंटल उसके साथ वो काम बना रहा है। तो मेरे ख्याल से रिसर्च ज़रूरी है, लेकिन वो डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि रिसर्च के बारे में एक बहुत सारा गैप रह गया है। बहुत सारे चीज़ें लोग कहते रहते हैं कि रिसर्च शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप काम करते रहें तो आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च भी एक बहुत, मुझे लगता है कि किसी तरह से किसी चीज़ को जानने का एक ज़रिया होता है। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, राइट, और आप ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ हैं, तो जैसे कि ललित कला ने किया, उनका भी एक रिसर्च विंग है। उन्होंने भी बहुत सारे आर्टिस्टों को एग्जिबिट किया, बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में किताबें लिखी, है ना। तो वो इसलिए की गई और इसलिए वो लाइब्रेरी में आई ताकि हम उन किताबों को पढ़ सकें, हम जान सकें कि वो कलाकार कौन थे, किस तरह के कलाकार रहे हैं। राइट। लेकिन उन कलाकारों ने खुद के ऊपर रिसर्च उतनी नहीं की, वो उन्होंने काम किया, ट्रू। लेकिन वो भी डिपेंड करता है। अगर वो किताबें ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास जो है गिन चुन के 100 किताबें होंगी या 100 कलाकार जो किताबों में आ गए या कुछ ऐसा हुआ, ये 1000 हो गए। लेकिन हमारे पास लाखों ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी डॉक्यूमेंट होने से बच गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का एक दायित्व है भी है कि वो उन कलाकारों को भी डॉक्यूमेंट करे। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि एक आर्ट को जो फेज की कितनी ज़रूरत है, आर्ट फेयर्स की कितनी ज़रूरत है, तभी हमने बोला था कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट उसमें अगर एक अपना वो करेगा, अपनी दखल रखेगा, अपनी चीज़ों को करेगा, तो शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार को डॉक्यूमेंट कर सकेंगे। बिल्कुल। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो सारा रिसर्च का ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसलिए आर्टिस्ट के ऊपर बोला है कि आर्टिस्ट अपने ऊपर जो रिसर्च करता है वो तो करता ही रहता है, लेकिन उसको कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करता है। Right. तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए किसी ना किसी को उसका पहल करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Elements of art, do you want to create things which will appease to others, जो सबको लुभावना लगे, कुछ मज़ेदार लगे। एक चीज़ और, क्या आपको लगता है कि एज एन आर्टिस्ट one should always be dependent with working with, I should not use the word dependent, I should be using the word working with the gallery system, कि गैलरी के साथ जुड़े तभी हमारा काम हो सकता है। अगर गैलरी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हम आर्टिस्ट नहीं हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। आई डोंट फील, मतलब मुझे नहीं लगता कि वैसा होना चाहिए, क्योंकि आर्ट सेल करना और आर्ट करना, ये दोनों एक अलग ही किस्म की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने काम में, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो किसी की नज़र में आ जाता है, वो बोलता है कि हाँ राहुल तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो ये बोलता है कि भाई मुझे आज ये सब्जेक्ट बनाना है और मैं इसके आपको पैसे दे सकता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है, तो वो कमर्शियल उसमें आ जाता है। लेकिन सर्वाइवल के लिए आपको पैसे तो चाहिए, बिल्कुल, यू नीड मनी फॉर दैट। और उसके लिए आप बहुत सारे कमर्शियल वर्क भी करते हैं, इलस्ट्रेशंस भी हम करते हैं, राइट। अपना काम भी करते रहते हैं, चाहे वो सेल हो या ना हो। बिल्कुल, कभी कभी सेल हो जाता है तो कुछ खुशी भी मिल जाती है। और जो गैलरी सिस्टम है वो एक्चुअली सिस्टम है एक टेम्प्रेरी सस्टेनेंस का। आपको वो टेम्प्रेरी सस्टेन कर सकता है अगर आपका काम और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो मैच कर जाए। मेरे साथ भी वैसा हुआ था, मैं भी गैलरीज के लिए काम किया काफ़ी, राइट। और लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस आते हैं।
as an evolving artist, you always go for the changes. You always change things. You want to make more things that are more direct to the audience. राइट. तो हम जब उस सिस्टम में जाते हैं और वो अगर उस क्लाइंटल सिस्टम में नहीं बैठता है तो यू आर नॉट सेलेबल देन, है ना. तो ये वर्क करता है एक तरीके से कि आपको थोड़ा सस्टेनेंस मिल जाता है गैलरी से, लेकिन यू नीड मनी फॉर डूइंग आर्ट, बिकॉज आर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं दे आर नॉट सो चीप, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. बट द पॉइंट इज़ लाइक इफ़ यू आर वर्किंग विद द गैलरी कभी कभी आपको डोमिनेट करते हैं विद द सब्जेक्ट मैटर्स. वो बताते हैं आपको क्या करना है, आपका सोच कैसा होना चाहिए, वो आपको डायरेक्ट करते हैं. सो डू यू फील दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक? Actually, galleries are all governed by the market. ट्रू. So, वेरी ट्रू. market governs everything. So, somebody likes my name. मार्केट सुन के लगा कि जैसे सब्जी मंडी में आ गए. हाँ, डेफिनेटली वो उस तरह का वो प्रतीत होता है. Right. कि if somebody likes my name, they say कि I want Rahul Chaudhary's work. राइट. But I don't want those works that shows anguish और परेशानी दिखाता हो, वो Or the truth. हाँ, वो सच्चाई बता रहा हो. Right. मुझे वो काम नहीं चाहिए. I need that technique, but I need a new visual that I will provide. I will give you the colors Something that I will soothing, provide. something beautiful. Something beautiful. Ah. So that I can. तो मतलब ब्यूटी का जो मीनिंग है, ब्यूटी का जो परिप्रेक्ष्य है, वो कभी कभी गैलरीज चेंज कर देते हैं. डेफिनेटली वो या तो वो डिपेंड करता है कि कलाकार कितना कोऑपरेटिव है. अगर वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है तो Cooperative है, वो बहुत जल्दी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. राइट. तो वो पहले अगर वो कुछ और काम कर रहा था, कुछ और चीज़ें बता रहा था, Right. तो उनकी चतुर्छाया में आने के बाद हो सकता है कुछ चेंज आ जाए. राइट. और अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो कितना है हाँ हाँ. कि वो कैसे चेंज हो सकता है. जैसे कि किसी ने बोला कि राहुल, मैं तुम्हारे काम मैं देखता हूँ तो तुम अपने कामों में रेड कलर यूज़ नहीं कर रहे हो. हाँ. तुम्हें रेड कलर यूज़ करना चाहिए क्योंकि रेड कलर बिकता है. हाँ. तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं यूज़ करता हूँ कि नहीं करता. अगर मैं करता हूँ तो उसको समझ में आ जाता है कि अभी ये यहाँ पे मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो वो फिर और कुछ बताएगा मेरे को, फिर वो और कुछ चेंज होगा. तो आर्टिस्ट को जो वो डिपेंड करता है हर आर्टिस्ट के ऊपर कि वो किस तरह से उस चीज़ों को देखना चाहता है, कैसे वो अपने आप को वहाँ पे अपने वो मतलब कि वो उस हिस्ट्री के अंदर अपने आप को कैसे देखना चाह रहा है. तो इसमें जो है दोष उनका भी नहीं है, कलाकारों का भी नहीं है. कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग जो है नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है. लेकिन मैं पूरी तरह से नकार नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो है मनी से गवर्न होती है. क्योंकि अगर मैं आर्ट वर्क्स खरीदना चाहता हूँ या आर्ट की इक्विपमेंट खरीदना चाहता हूँ, वो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है, इतना चीप नहीं है. तो आई हैव टू डू सम अदर वर्क्स टू कवर दैट आउट. अगर मैं अपने कामों से वो कवर कर सक रहा हूँ और उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपने कामों को लेके, तो आई कैन डू दैट. लेकिन अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो किस लेवल पे कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को सेटिस्फाई रख सकूँ. बहुत साल पहले सुरिंदर कौर जो मेरी आपके टीचर थे त्रिवेणी में, उन्होंने मेरे को गाइड किया था, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक बात बोली कि राहुल, दो तरह के काम होते हैं इस दुनिया के अंदर. पहला काम वो होता है जो तुम्हें अच्छा लगे और फिर बाद में ऑडियंस को अच्छा लगे, और दूसरा काम होता है कि ऑडियंस को अच्छा लगे और फिर तुम्हें अच्छा लगे. तो दोनों ही सूरतों में जो है वो दोनों तरह के काम आपको देखने को मिल जाएंगे. आप क्या काम करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है. अगर आप ये सोच के चलते हैं कि हम कॉलेज ऑफ आर्ट या जामिया से या बड़ौदा से या कहीं से भी हम MFA या PhD सब कर लेते हैं और उसके बाद हम आर्ट में पारंगत हो जाएंगे और हम जब भी एग्जीबिशन लगाएंगे तो हमारा मतलब कि सेल परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम फिर मिलियनेयर और बिलियनेयर हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. ये बहुत ही तपस्या की चीज़ है और बहुत
आसानी से इसमें कोई चीज़ मिलती है। लंबी जर्नी चाहिए। इट इज़ बहुत, हाँ, इसमें बहुत लंबी जर्नी चाहिए। और जो हम मास्टर्स को देखते हैं वो भी वो जर्नी करके आए हैं, तभी वो आज मास्टर्स में आते हैं। तो हमें भी वो जर्नी करनी ही पड़ेगी। आर्ट का अपना एक पाथ है, तो इसमें एक मार्केट एक डेफिनेटली एक एडिंग थिंग है, लेकिन वो आर्ट की जर्नी का एक छोटा सा एक अंश है। छोटा पहलू है बस। बहुत ही छोटा पहलू है, और उस पहलू के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। तो वो चाहे एक्टिविज़म हो, वो भी उसमें उस पार्ट में आ जाता है, या चाहे आप किसी बच्चे के लिए किताब बना रहे हैं वो भी उस पार्ट में आ जाता है, Right. या आप And you illustrate for kids also. You illustrate for kids also. हाँ, I know. मैंने कुछ, And you work for Teddy and you did illustration for kids also. हाँ, आई तो वो पहलू भी है आपका। हाँ, वो चंपक हो गया, ये सब वो बहुत जगहों पे हम करते थे। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, उससे हम थोड़ा कलर्स खरीद लिए, कुछ ऐसा कर लिया। वो एक पॉकेट मनी की तरह था जब तक मेरी एनएसडी में जॉब ना लगी। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन हुआ आर्ट के तरफ। डेफिनेटली उस तरह। क्योंकि वो वेज हैं। राइट। आप अगर सोचें कि हम गैलरी सिस्टम में जाने के बाद हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। राइट। वो बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही कम लोग जो जितना उन पैरामीटर्स में बैठ जाते हैं, उन पैरामीटर्स पे जो सफल हो जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। और वो एक टाइमिंग के ऊपर है कि उस टाइमिंग में वो आदमी वहाँ पे मौजूद था, इस वजह से उसको ये सक्सेस मिल गया। राइट। वरना इसकी जर्नी बहुत ही वास्ट है। आज भी जो कलाकार उस लेवल पे गए हैं वो आज भी वो आर्ट के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल। हम सभी उसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी के पास पहले पैसे कुछ आ गए, कुछ नाम हो गया, लेकिन कैनवस में तो हम सभी नंगे हैं, पेपर के सामने हम सभी नंगे हैं। तो उसमें हम कोई दोराय है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अभी आप बड़े कलाकारों को देख लें जो अभी मास्टर्स हैं, वो भी उसी लेवल, उसी शिद्दत से स्ट्रगल कर रहे हैं जिस शिद्दत से जो यंगस्टर कुछ काम करना चाहता है, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। फाइंडिंग योर ग्राउंड एंड फाइंडिंग न्यू थीम, नए आइडियाज़, आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन डेली ढूंढ पाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। Definitely. मुझे लगता है ये यंग या ओल्ड की बात नहीं है, लेकिन ये जो ढूंढ पाते हैं ना, उनके पास ये मैजिक वाइंड आ जाता है। उसके बाद वो काम का एक नया डायरेक्शन दे पाते हैं। डेफिनेटली। तो ढूंढ पाना जहाँ पे अपने आप को एक नया कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसको हम कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो गया है। एग्जैक्टली। तो वो मैच्योरिटी लाइक जैसे चीज़ मैच्योर होता है, एग्जैक्टली उस तरह से वो इट मैच्योर टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स। लॉट ऑफ ईयर्स। यस। और कॉन्स्टेंटली आपको उसमें वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ़ आई गेट अ जॉब तो आई बी अ बिगर आर्टिस्ट देन गेटिंग नो जॉब एंड डूइंग वर्क। अगर मेरे पास जॉब है, मैं बड़ा आर्टिस्ट हो गया, या मेरा काम बिक जाता है तो मैं बड़ा आर्टिस्ट हो गया, ये नहीं है। हम सभी उस कैनवस के सामने, पेपर के सामने, हम सभी जो हैं वो नई तरीके से उसमें काम करते हैं, नई तरीके से सोचते हैं, नई तरीके से। We're always naked in front of the cameras, and we have to start anew. We have to start every time absolutely from the blank. Nirmali is a town in Supaul district in the state of Bihar. It is surrounded by a ring dam which is close to Kosi and Balan rivers. Nirmali is the most important town in North Bihar. It is the Mithila region where people used to speak Maithili. It is the most productive state, and also people living there are most creative in the field of art, crafts and literature. This is the ring dam, which was constructed to protect the town from the floodplains of Ballan and Kosi rivers that creates havoc every year to the town. And on the ring dam you can see the potters, sculptors who are making idols for Lakshmi Puja. These sculptures are made up of natural materials, that is grass, clay, wood and jute. This Maithili state is very close to Nepal, and it is stated that Jai Prakash Narayan took refuge in this township
after breaking from Hanuman Nagar jail, which is in Nepal, during the freedom struggle. The region of Mithila is known for Mithila paintings in Madhubani district of Bihar, and it is a customary thing to wear pag or pagdi. And a stamp was also released in 2017 by India Post, a commemorative postage stamp on headgears of India. अंदर जाके देख सकते हैं क्या? राहुल, यू आर फ्रॉम मधुबनी, राइट? Yeah. एक सवाल मेरे दिमाग में आया। मधुबनी इज़ वेरी रिच विथ आर्ट, इज़ वेरी रिच विथ आर्ट। मधुबनी पेंटिंग है हमारी, उनकी बोली बड़ी मीठी है, वहाँ पे खान पान बहुत अलग है, मज़ेदार है। सो आपके घर पे, जितना मुझे मालूम है कि आपके घर पे भी आर्ट बहुत पूरा फैला हुआ है। मधुबनी आर्ट आपके घर पे किस तरह से है? एंड मधुबनी आर्ट क्या आपको कभी इंस्पायर करता था बचपन में? क्योंकि वहाँ से एक जुड़ाव, क्योंकि इससे काइंड ऑफ ए रूट, आप अचानक तो नहीं बने हैं, इससे काइंड ऑफ ए रूट फ्रॉम योर फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, फ्रॉम योर फादर एंड ऑल दैट। तो क्या उससे जुड़ाव है? क्या उससे आप एनरिच हुए हैं? तो आप उसको थोड़ा बताइए। जहाँ पर मैथिली बोली जाती है, वो ख़ास तौर पे जो अपर बिहार, नॉर्दर्न बिहार जो है, जो नेपाल से सटा हुआ है, हाँ हाँ, वो मिथिला का रीजन है। वहाँ पे मैथिली बोली जाती है। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज है। ओके। तो वहाँ जब मैं बहुत छोटा था, राइट। तो हम तो मेरे दादा तो ज़मींदार थे, खेत वेत बहुत थे। मेरी दादी जो थी वो मधुबनी पेंटिंग्स किया करती थी। तो उस टाइम पे मधुबनी पेंटिंग जैसे अभी होती है वैसे नहीं हुआ करती थी। वो पहले क्या करते थे कि एक दीवार के ऊपर, मिट्टी की दीवार होती थी, उसके ऊपर गोबर का लेप लगाया जाता था। फिर जो नेचुरल कलर्स होते थे उनसे वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो पेंटिंग्स क्या बनती थी, वो हाईली स्टाइलाइज्ड वर्क्स होते थे। क्या होते थे कि डेली जो सब्जेक्ट्स होते थे उनके ऊपर बनाते थे, गॉड गॉडेसेस बनाते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें, तंत्र से रिलेटेड चीज़ें बनाया जाता था। वो बहुत तरीके की उसमें इवॉल्व हुआ था। लेकिन मेरी जो दादी बनाती थी वो बनाती थी जैसे पान का पत्ता हो गया या हाथी हो गया, है ना, उस तरह की चीज़ें जो ट्रेडिशनली जो नॉर्मली वहाँ पे आर्टिस्ट जो बनाया करते थे, तो वो उस तरह से बनाती थी। हाँ, वो बात सच है तुम्हारी, क्योंकि वो somehow we got something, some essence from there. My father also got it from there, and me too, because आप तो बचपन में देख रहे हैं ना वो काम, तो कैसे न कैसे आप उसके साथ आपका साझा होता ही है। आप कभी आगे कनेक्ट हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। और मिथिला जो प्रदेश है वो बहुत ही क्रिएटिव लोगों का प्रदेश है। बहुत ही क्रिएटिव लोग वहाँ पे पैदा हुए हैं, चाहे राइटर हों, पेंटर्स हों, हर फील्ड के अंदर। तो वो इनरिचमेंट शायद हमारे दोनों भाइयों में भी ऐसे आया, और पिताजी को भी ऐसे ही मिला। ओके। और उसको हम अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ, बात सच है। मैंने चाहे प्रैक्टिस ना किया हो मिथिला पेंटिंग्स को, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ उस तरह की जो विधा है उसको, क्योंकि इस तरह की चीज़ें और दूसरी बिहार के दूसरे पार्ट्स में नहीं आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ये गांव घर में हर कोई बनाता था।
मतलब गांव घर भरा रहता था, आपको नए नए तरीके की चीज़ें, हर घर के सामने कुछ ना कुछ बना होता था, जैसे हाथी बना हुआ है या घोड़ा बना हुआ है या कोई देवी देवता बना हुआ है। वो हर घर वो बहुत क्रिएटिवली दिखता था। और गोबर का लेप लगाना मतलब कि जो कीट और जो वो Infection हो रहा है। वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाए। और आपका घर ऑटोमेटिकली साफ दिखता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। वो एक तरह का हमारा पुराना टाइम का, वो जैसे हम आजकल वॉल्स में जो पेंट करते हैं और उसके बाद हम कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, सेम उसी तरह का कुछ। आपने शायद हाल ही में आपके गांव में जाके कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी किया है हाँ। कामों का, हाँ। राइट? हाँ, So, मैंने पॉटर्स का वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया, क्योंकि पॉटर्स जो हैं वो बहुत गरीब क्लास है वहाँ का, ओके। और वो गॉड गॉडेसेस बनाते, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। वो एक्चुअली बंगाल में भी उसका चलन है और उसका चलन बिहार में भी है, क्योंकि हम सभी जो है ना एक सिमिलर बिल्कुल जुड़े हुए वो लीनेज से जुड़े हुए हैं। पहले एक ही साथ थे, जुड़े हाँ, हुए हैं। इवन आसाम हो गया, इवन नेपाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब जो है ना उसमें जो भाषा का जो वो पूरा lineage जो है, बेल्ट है, हाँ, वो जुड़ा हुआ है। एक ही उसमें माला में पिरोया हुआ है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जिस तरह के लोग, हाँ, बस ये है नैन नक्श थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा होता है। हाँ, वो सिर्फ रीजन को लेके, उस रीजन में किस तरह की देवी देवता हैं, किस तरह की चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन पॉटर्स को लेके मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन किया था, वो अभी भी एडिटिंग उसमें है। ओके। और अब कुछ मैंने मिथिला भी गया था, मधुबनी गया था, तो मधुबनी में थोड़ा सा वो कमर्शलाइजेशन हो गया। अभी तो यंग बच्चे आ गए हैं, तो पहले वो गोबर का लेप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। अब वो पेपर आ गया है और ब्रश हो गए, इंक आ गया है, नेचुरल कलर्स अब उस तरह से नहीं बनाते हैं। बहुत कम ही लोग उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। राइट। लेकिन हाँ, उसका एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, मॉडर्न क्या कंटेम्प्रेरी आर्ट के तौर पे आ गया। अब उसमें आप एरोप्लेन भी देख सकते हैं, अब उसमें कार्स भी देख सकते हैं, समकालीन बना दिया, समकालीन हो गया वो। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा आर्ट इतना विविड है कि आप उसमें सेम थिंग हैज हैपेंड टू कालीघाट पॉटर्स आल्सो। सेम थिंग हैपेंड। जो हमें याद है जब आपके ट्विन टावर्स, न्यूयॉर्क टावर्स को अटैक किया गया था, जो वो हाँ, उसी को बनाया गया था पट्टचित्र में भी। पट्टचित्र में भी किया था। अगर उसके बाद भी जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी पट्टचित्र में बनाया गया है। कोविड को लेके भी आज पट्टचित्र बन रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि समकालीन उसमें किस तरह से हम अपने आप को दिखा सकते हैं। तो रिजिडिटी उनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना जो वैल्यू सिस्टम, अपना जो एसेंस है वो मेंटेन किया। ट्रेडिशनल वैल्यू है ना उसकी, वो बनाने की जो पद्धति है, राइट, उसका जो उसका जो एक इमेजिनेशन है, उसकी जो ड्राइंग की जो तरीका है, राइट, वो सेम है बिल्कुल। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि इंडियन पिक्टोरियल थिंग्स हैव चेंज्ड। वो क्योंकि इंडियन आर्ट जो है ना बहुत ही वाइड रेंज को कवर करता है, वो बहुत ही लचीला है अपने आप में, वो बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर सकता है। अब पहले क्या है, नील इस्तेमाल करते थे, अब क्या हो गया, नील की जगह पे आप पोस्टर कलर या एक्रिलिक आप यूज़ कर लेते हैं, बहुत रेडिली आपको। पहले नेचुरल कलर्स भी यूज़ होते थे, हल्दी यूज़ होता था, हल्दी होता था, हम फूलों के कलर से हम निकाल के बनाए जाते थे। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस था। अब वो उसमें आ जाते हैं, होटल में आ जाते हैं, तो लेकिन वो आर्ट इतना रिजिड नहीं है कि उन चीज़ों को मना करे, वो उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है। अब कपड़ों में आ गया, कपड़ों में भी मधुबनी पेंटिंग बननी शुरू हो गई, राइट। और जूतों में, कपड़ों में, घरों की दीवारों पे, वो आप तो मतलब कि इसका एक तरह से कह सकते हैं एडाप्टेशन हो गया, राइट। या थैंक यू सो मच। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मधुबनी आर्ट का एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट है इंडियन आर्ट में, और जिस तरह से किया जा रहा है वो जानना भी ज़रूरी है लोगों के लिए। और शायद इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये शायद 5 या 4 तरह के होते हैं। ये 5 उसमें वो हैं, धाराओं में होते हैं। वो लोग चाहे तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वो अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो और भी में अलग हो रहा है, भरनी में अलग हो रहा है, गोदना में अलग हो रहा है, वो डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको वो अलग अलग धाराएं दिखेंगी। लेकिन अभी जो उसका कंटेम्प्रेरी जो स्वरूप बदला है ना, वो बिल्कुल एक नया ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ उसके टेक्निक को छेड़ा नहीं गया है, बाकी
नई ड्राइंग्स, नई चीज़ें लाइफ में से उसके अंदर आ रही हैं, तो मे बी वो एक नया धारा उसमें एक निकल गई हो। राहुल, हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी तक मिस आउट हो रहा है, दैट इज़ बर्निंग डिज़ायर। आपकी एक सीरीज़ है, राइट? एंड इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल, इट्स अ वेरी एंगेजिंग सीरीज़। उस सीरीज़ के काम के बारे में मुझे बात करना है, और बाकी आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में। व्हाट एग्जैक्टली कम्स टू योर माइंड व्हेन यू स्टार्ट योर पेंटिंग? क्या सोच लेके आप अपनी पेंटिंग शुरू करते हैं? पेंटिंग या ड्राइंग, कुछ भी, मोस्टली पेंटिंग। पेपर या कैनवस, कौन सा सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है? व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू डू व्हेन यू डू योर पेंटिंग्स? क्या कोई रिसर्च को आप फॉलो करते हैं? जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे कौस्तुभ नाग। कौस्तुभ अपने काम को करते वक्त बहुत सारे रिसर्च के मटेरियल का करते हैं, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट करते हैं। कौस्तुभ करने का मतलब ये इज़ मोर रिसर्च बेस्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप इसमें कुछ रिसर्च बेस्ड ये काम करते हैं, और इट्स मोर स्पॉन्टेनियस? इट्स लाइक आज कुछ हो रहा है, मैंने उस पर रिएक्ट करना है और मैंने वो काम किया है। इट्स ए स्पॉन्टेनियस थिंग। मेरे ख्याल से दोनों सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। होता क्या है कि इंसानों में एंजाइटी और उनके अंदर बहुत हिंसा, द्वेष, जलन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं। और ये जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, और उसके बाद फिर मैंने बसों में ट्रैवल करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हम आर्ट की बात करते हैं या हम ड्राइंग्स करते हैं कहीं पर पब्लिक में बैठ के, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ फिगर ही नहीं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और भी वैसे भी बिना हम ड्राइंग कर रहे हैं, किसी को हम देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें ना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं काम के अंदर। हालांकि बर्निंग डिज़ायर जो सीरीज़ था वो बेसिकली एक एक्सीडेंटल थिंग थी। एक्सीडेंटल कैसे था कि एनएसडी में क्या है कि बहुत लिफाफे आते हैं, राइट, ओके। तो उसमें से फॉर्म निकल जाता है, लिफाफा फेंक देते हैं लोग। हाँ हाँ। तो मैं क्या करता था कि उन लिफाफाओं को मैं इकट्ठा करता था, मैं फेंकता नहीं था उनको, घर पे ले आया और उन लिफाफों को मैंने कोलाज की तरफ फाड़ा, एक कैनवस पे चिपकाया। राइट। और एक एग्जीबिशन आने वाली थी जो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग के ऊपर थी, कि उनका कुछ समय आया था जो उस डेट पे होना था, तो उस डेट के लिए वो एक पेंटिंग बनानी थी। Right. जो क्या बोलते हैं, अर्पणक और गैलरी, अब नहीं अर्पणक और नहीं, इसमें श्रीधरानी में लगी थी। ओके। वो ग्रुप शो था। और अच्छा, इसमें शायद काफ़ी सारे इलस्ट्रेटर्स भी थे। इलस्ट्रेटर्स भी थे, और उसको शायद क्यूरेट किया था, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो जो सुनीत चोपड़ा जी ने उनको क्यूरेट किया था। ओके। और उसकी कई एग्जीबिशंस हुई थी, कुछ हौसकास में हुई थी, कुछ अर्पणक और गैलरी में हुई थी, अलग-अलग जगह। हाँ, अलग-अलग जगह हुई। जी। तो मैंने एक फेस बनाया था, और वो एक बॉम्ब के शेप में था कि वो ऐसे फट रहा है। जो बेसिकली ड्राइंग जो फर्स्ट पार्ट में जो आपने दिखाया है, उसमें एक ब्राउनिश और ब्लैकिश ड्राइंग होगी जो एक बॉम्ब की शेप में है, जिसमें बहुत सारे आइज बनी हुई हैं, वो ऐसे फट रहा है, उसका मुंह खुला हुआ है बहुत। राइट। एंग्स्ट और पेन है उसके अंदर, वो पेन है। तो वो जो चीज़ थी वो एक्चुअली उस वजह से ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा मेरे को दिल्ली शहर के अंदर लोगों की एंजाइटी और उन सब को देख के जो हुई। ओके। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये विजुअल्स मेरे माइंड से नहीं जा रहे हैं, तो फिर मैं
और ऐसे विजुअल्स बनाने लग गया और तरीके से। तो मैं जितना उसको एक्सप्लोर करने लगा वो उतना ज़्यादा उसके अंदर इमेजेस और उतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें से निकलनी शुरू हो गई। और ये मे बी ये डेस्टिन्ड था या क्या था, आई डोंट नो, लेकिन कोई भी इमेज के ऊपर मैं वर्क करने लगूँ तो उसमें और भी उसके ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये मास्टर्स जो बनाते हैं वो जो इमेजेस शायद वो करते होंगे, उन इमेजेस के साथ जो है वो भी उनमें भी ब्रांचेस निकलते होंगे। इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक वो उस पर काम कर पाते हैं, सस्टेन कर पाए, बहुत टाइम तक वो काम कर पाए। हाँ। क्योंकि वो उसको सोर्स उसको फिट करते रहे उस चीज़ को। और उसके बाद हुआ क्या कि मैंने बहुत उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कुछ कैनवसेस पेंट किए, इसमें ऑयल में किया। How many canvases you have done for burning desires? I have done more than 50 paintings. Wow. और ड्राइंग्स बहुत की, पोएम्स भी थी। And you have sold them through auctions also? हाँ, ऑक्शन के थ्रू भी गए हैं। और ये So you're a rich man. नहीं, वो ऑक्शन में इतना पैसा नहीं मिलता है। So it's basically through auctions. किसके थ्रू ऑक्शन हुआ था वो? ये आस्था गुरु एक And paintings were being auctioned. हाँ, they auctioned those From the Burning Desire series. Burning Desire series। Excellent. और उसके बाद हुआ क्या कि मेरे इस टॉपिक को लेके कई लोगों को ऐसा लगा वो इल्यूजन है। इल्यूजन नहीं है, लेकिन वो इल्यूजन की तरफ उसको देखना शुरू कर देते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है कि एक विजुअल को अगर हम उसको रिपीट कर दे दोबारा, Right. तो हम उसको देख नहीं पाते ठीक से, उसको हम रजिस्टर नहीं कर पाते। Right. True. तो उससे अंदर एक एंग्शियसनेस बढ़ती है। आदमी अंदर से वो सोचता है कि मैं क्यों नहीं इसको फोकस कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं देख पा रहा हूँ, ये कैनवस पे जो चीज़ बनी है वो क्यों मैं क्या है उसके अंदर जो मैं नहीं उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ। तो वो एक था। उसके बाद फिर उसके अलग अलग सेक्शंस हो गए। एक शैडो सीरीज़ हुई, फिर उसके बाद एक साउंड सीरीज़ हुई। अच्छा, उसी का ही? हाँ, वो बर्निंग डिज़ायर के अंदर ही वो 2 सीरीज़ मैंने अलग कर दी थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि मेरे पास विजुअल्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे वो चीज़ें कि मुझे उन दोनों को अलग करना पड़ा। Right. और उसकी वजह से क्या हुआ कि और विजुअल्स इकट्ठे हो गए। और अब तो पैंडेमिक का टाइम आया, तो उसमें उस विजुअल का जो है ना एक अलग ही किस्म का स्वरूप देखने को मिला मेरे को। और ख़ास तौर पे जब मैं सनसप्तक से जुड़ा और जब ये ब्लैकोरामा वाला प्रोजेक्ट हुआ उनका, उसमें जो राइटिंग्स थी वो उसने फ्यूल का काम किया। मेरे को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप और एग्रेसिव तरीके से उसमें वर्क कर सको, क्योंकि ड्राइंग्स काफ़ी एग्रेसिव हैं वो। Right. और बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड हैं। तो उसके लिए मुझे और भी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ा, और भी ज़्यादा उसमें विजुअल्स दिखाई मुझे देने इसमें लगे। क्रिटिकल क्वेश्चन ये पूछना है, सपोज यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स व्हिच आर नॉट टू बी सोल्ड, ये सेलेबल नहीं है एक तरह से, ये डेकोरेटिव भी नहीं है वॉल के लिए, बट यू आर स्टिल डूइंग इट। सो डू यू थिंक इट्स चैलेंजिंग टू फॉलो योर पाथ It is always been challenging. without any monetary gain? It is always been challenging because when artists saw those works, they thought it is good that they can sell them, Right. because it is uncommon, और वो मार्केट में एक अलग प्रोडक्ट आ गया है, तो उसको वो सेल कर सकते हैं। लेकिन वो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था, क्योंकि उसके अंदर जो विजुअल्स हैं उसके अंदर जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, और वो अपने घर पे क्यों लगाएगा, राइट। तो उन्होंने कई बार मेरे को बोला इसको थोड़ा सा टोन डाउन आप करो, थोड़ा आप इसमें थोड़ा हैपनिंग कलर्स डालो आप उसमें तो वो मेरे से नहीं रहा गया, वो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे जो कहना है वो मुझे कहना है, और मैं किस तरह से उसको कहूँ वो मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए। वो मैं किसी को बेस करके या कोई मुझे सजेस्ट करता है उस बेस के ऊपर मैं अपने कामों को चेंज नहीं करूँगा। ट्रू। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मैंने काम थोड़ा सा स्लो कर दिया उनको देना, लेकिन हाँ काम है उनके पास, वो ऑप्शंस करते हैं उसके, और होपफुली जो खरीद रहे हैं उनको वो थोड़ा उन विजुअल्स को लेके थोड़ा सजग हो।
what about your other series? Any other series you have done? अभी रिसेंटली मैंने जो ये 2-3 साल देखे हैं Pandemic के. पैंडमिक के, दैट वाज हॉरिफाइंग. मतलब ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो जितना वर्स हो सकता था उससे भी वर्स था वो. बिल्कुल. और जिस तरह से वो काउंट बढ़ता था, जो कितने लोग आज आ गए इतने हैं, लोग, कल इतने कल लोग. इतने आ गए, इतने लोग मर रहे हैं. राइट. मतलब कि वो नहीं है, आग देने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स काम नहीं कर रही हैं, फिर उसमें टोकन्स बट रहे हैं, लोग सड़कों पे मिट्टी का तेल डाल के जला के जा रहे हैं. मतलब मौत एक मजाक बन चुका था. बहुत ही दर्दनाक था. और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, जबकि मैंने 1984 का राइट्स भी देखे हैं, जिसमें कई ऐसे सिखों के. हाँ, सिख राइट देखे हैं, जिसमें कई जगहों पे उन्होंने जिंदा जला दिए थे सिखों को बिल्कुल. डाल के बिल्कुल. और मिट्टी का तेल डाल के. लेकिन ये और उससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग था. और चूंकि अब मेरा कुछ सेंस डेवलप हो गया था, तो शायद मुझे और ज़्यादा फील हुआ इसके ऊपर. तो मैंने फिर उसमें एक सीरीज़ का एक नाम दिया, डेड ईयर ट्री. जो पेड़, जो कान बंद हो गए जिस पेड़ के, वो मरा हुआ पेड़, एक फूट, और वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसी से वो बना हुआ है, और वो मरा हुआ है, वो कुछ नहीं सुनता है, वो ख़त्म हो गया है. उसको चारों तरफ से साउंड आती है, लेकिन उसकी जड़ें कहीं नहीं है, कहीं पर भी वो ग्रो नहीं कर रहा है. तो उसमें मैंने 4-5 काम किए थे, वो शायद मैं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे. ओके. तो और वो अभी मैं उस पे हूँ, अभी तो पेपर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कैनवस करने के लिए उस तरह का भी घर जो है ना, उसको थोड़ा रीडेकोरेट करना है. थोड़ी जगह उसमें से खाली करने की. मेरे पास बहुत सामान आ गया है अभी, जो मुझे थोड़ा धीरे धीरे, समझ सकते हो ना आर्टिस्टों का क्या है कि कुछ ना कुछ वो कलेक्ट करते रहते हैं, अपने घर पे रखते रहते हैं, कि वो उनको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, और वो करते रहते हैं, और वो भर जाता है. Do you like canvas or paper more? पेपर. Why? पेपर मुझे लगता है कि एक अलाइव मीडियम है, और अलग अलग पेपर अलग अलग तरीके से आपके साथ संवाद करना शुरू करता है. और कई बार वो आपको बहुत परेशान भी करता है, और कई बार आपके लिए बहुत इजी हो जाता है काम करना. राइट. तो मुझे कैनवस में मुझे कभी कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई है. कैनवस में वो ठीक है, आप करो, एक प्लास्टिक पेंट लगाना है, लेकिन पेपर पे जब हम वर्क करते हैं तो वो वाटर कलर के साथ कुछ और हो जाता है. सोचना पड़ता है आपको उसके साथ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है. आपका जो संवाद होता है उसके साथ, वो कम्युनिकेशन, हाँ, नेचर के साथ उसका बड़ा कॉम्बिनेशन है. क्योंकि जैसे मैं मेघालय में मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे कुछ काम करूँगा, और मैंने वहाँ पे एक छोटा वाटर कलर किया, एक ड्राइंग की, लेकिन होता क्या है वहाँ पे 99% तो आर्द्रता है, तो जो ह्यूमिडिटी बहुत है, तो वो पेपर क्रम्बल कर गया, मतलब वो मुड़ जाता है. तो वो मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है. तब बाद में पता चला कि वो पेपर नेचर के साथ रिएक्ट करता है. तो मैंने बोला हाँ, ये बात है. कैनवस में तो क्या है, फंगस लग जाएगा उसका, तो आप इलाज कर सकते हो, आप उसको रोल करके आप रख दो एयर टाइट उसमें. लेकिन पेपर तो आपका हमेशा रिएक्ट करता रहता है इन्वायरमेंट के साथ. एब्सोल्युटली. तो मुझे पेपर ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे जो भी पेपर मुझे चैलेंज कर सके, और वो मुझे अच्छा लगता है. मैं नाना प्रकार के पेपर्स पे काम करने की कोशिश करता रहता हूँ. न्यूज़ प्रिंट हो गया, या कार्ट्रिज हो गया. कार्ट्रिज में भी कई वैरायटीज़ हैं, है ना, वो बहुत सारी पेपर्स में, और पेपर मुझे सबसे पसंद है. ओके. और मतलब ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे भी आपका एक जर्नी का ये पता चलता है कि हाउ डू यू प्रोसीड, हाउ यू हैव इवॉल्व. क्योंकि आप देखिए, आर्टिस्ट डेली इवॉल्व हो रहा है. आज भी आप जो कर रहे हैं, आज जो बातें कर रहे हैं, आज जो काम कर रहे हैं, यू आर इवॉल्विंग. बिल्कुल. यू आर एब्जॉर्बिंग थिंग्स एंड यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ. तो That कल is कुछ और करेंगे. तो बर्निंग डिज़ायर का ये जानना बहुत ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको शेयर किया हमारे साथ. थैंक यू. या राहुल, हम लोग चल तो रहे हैं, और हमें एक और भी सवाल पूछना है आपसे. जी. योर पार्ट इन थिएटर, यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर थिएटर ऑल्सो, योर आर्ट बीइंग पार्ट ऑफ द थिएटर ऑल्सो.
जहाँ पे थोड़ा सा जितना मुझे मालूम है सम सब तक के साथ भी आपने काम किया था। तो अगर थिएटर के बारे में आप बताएं, क्योंकि एक बहुत एक यूनिक चीज़ है जहाँ पे आर्ट एंड थिएटर का एक रिलेशन था। सो हाउ यू हैव वर्कड ऑन दैट? क्योंकि हम थिएटर के अंदर वो सारी कलाएं हैं जो अलग अलग विभिन्न धाराओं में जो कलाएं हैं वो सारी थिएटर के अंदर मौजूद हैं। और वो भी एक विजुअल आर्ट है, राइट? थिएटर इज़ ऑल्सो अ विजुअल आर्ट। तो मेरा संबंध तो फादर के टाइम पे ही हो गया था, राइट? क्योंकि हमारे घर पे जो जिस तरह के थिएटरिस्ट आते थे, डायरेक्टर्स या एक्टर्स या इस तरह के जो लोग थे, उनकी जो बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिग होता था कि मैं बहुत अट्रैक्ट होता था उन चीज़ों से। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनायास ही, विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट, इट केम इनटू माय वर्क्स टू। क्योंकि जो थिएटर के अंदर जो बात होती थी वो मेरे कामों में भी दिखनी शुरू हो गई थी। और थिएटर के लिए मैंने विजुअली कुछ काम किया है, मैं एक्ट नहीं किया है अभी तक, लेकिन मुझे देखना बहुत पसंद है थिएटर, क्योंकि तो ये और संसप्तक के साथ जुड़ाव तो मेरा बहुत सालों से रहा, क्योंकि अंजन बोस जो थे, जो अभी संसप्तक के जो डायरेक्टर हैं, वो और मैं क्लासमेट थे शंकर्स के अंदर। ओके। तो उसके बाद हम दोनों की अलग अलग रास्ते हो गए। फिर उनका तोरी मित्रा साहब जो हैं, जो मेंटोर हैं वो पूरे ग्रुप के, और उनके ही जो प्लेस हैं वो इतने खूबसूरत प्लेस लिखे हैं। अभी रिसेंटली जो तुमने अभी डॉक्यूमेंट किया था उनका जी, जो ब्लैकोरामा करके, ब्लैकोरामा, बिल्कुल, उसके अंदर एक एग्जीबिशन भी हमने प्लान की थी। बिल्कुल। और उस एग्जीबिशन को भी आपने डॉक्यूमेंट किया था, बिल्कुल। तो ये जो था एक एमालगमेशन की, पहले थिएटर के अंदर सब समाहित था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था, या मैंने पहली बार ऐसी जगह पार्ट लिया जहाँ पे दो अलग चीज़ों को अलग अलग रख के फिर उसमें काम किया गया, है ना। आर्ट वर्क्स भी ब्लैकोरामा के ऊपर ही आर्ट वर्क्स बनाए गए थे। अंजन के काम थे, मेरे थे, राणा दा के थे, चाकी दा के थे, और तथागत का भी। इसमें भी आपने यान वार्मिंग का काम को भी इन्वॉल्व किया था शायद। हाँ, वो अंजलि बाउसी के जो काम है, क्योंकि वो अभी बहुत एक्टिव हैं नागपुर में। वो काफ़ी एक्टिवली जो है यान बॉम्बिंग के ऊपर काम कर रही हैं। ओके। और वो मैं नागपुर की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जो यान बॉम्बिंग के ऊपर अभी काम कर रही हैं। और वो तो उनके जो काम थे, उनके वो बैकग्राउंड में उन्होंने वो यान से निट किया था बहुत खूबसूरत तरीके से, फिर उसके ऊपर वर्क्स उन्होंने लगाए थे। ओके। तो वो था। तो ये एक्चुअली थिएटर के साथ लगाव तो समझो बचपन से ही हो गया था। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, फिर संगीत नाटक अकादमी, और जिस तरह के जो लोग जिन लोगों से मुलाकात होती थी, वो सारे थिएटर से जुड़े हुए थे, और फाइन आर्टिस्ट भी थे। तो वो जुड़ाव जो है वो आज भी वो कायम है। और अभी तो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही वो एग्जीबिशन ख़त्म हुई चित्रन पार्क की, जब आपने ब्लैकोरामा का जो किया। 6 बेहतरीन प्लेस थे उसके अंदर, जो मतलब रीडिंग प्लेस के ऊपर वर्क किया था। जैसे कि वॉर जोन में होता है कि वॉर है और आप छोटे से स्टूडियो में, आपको पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये भी एक एमालगमेशन था स्टूडियो स्पेसेस का, जो थॉट हमने यूज़ किया था। उसी तरह का एक स्टूडियो स्पेस का एक थॉट था कि हम प्राइवेट स्पेस में जाके वहाँ पे बैठ के हम एक एग्जिबिट कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। जैसा कि एक ऐसी सिचुएशन में जो ये एकदम जो कोविड जो सिचुएशन है, उसके अंदर हम छोटे से विंडो के अंदर, जहाँ पे छोटा सा हमें छूट मिली कि आप कुछ कर सकते हैं, हमने वहाँ फटाक से एक एग्जिबिशन कर दी। तो ये तो दोनों का एक मिक्सचर ही है। अब इसको मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आगे जाके अलग मैं कर पाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे काम और जो थिएटर है वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा बाराखंबा की तरफ। Yeah, Rahul, I like to know
अबाउट योर सब्जेक्ट मैटर्स। जो आप सोचते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर्स आप पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके काम देख चुका हूँ, बहुत सालों से देख रहा हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स बहुत एक इंडिविजुअल इंसान का एक स्ट्रगल, एक एंग्स्ट, वो दिखाते हैं आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में। ये शुरुआत होती है जब आप सड़कों पे ड्राइंग स्केचिंग करते रहते हैं, जो आप डायरी बनाते हैं या जो आप अपना स्केच बुक बनाते हैं, वहाँ से शुरू होता है। हाँ। और कुछ रिजर्वेशन मुझे इंसानों से है, क्योंकि इंसान जो है वो बेसिकली अंदर से, जैसे कि मैं दिल्ली में ही बड़ा पड़ा हूँ, हाँ। तो ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और मेल किस तरह से चीज़ों को डोमिनेट करना शुरू करता है, और कैसे वो अपनी जो हिंसा है, अपनी अंदर का एंग्विश है, वो कैसे उसको वो दिखाता है। तो वो दिखाने के लिए मुझे ये ऐसा सोचना पड़ा कि मुझे एक ही चेहरे के अंदर कई एक्सप्रेशंस उसके अंदर देने की ज़रूरत है। ओके। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कुछ गिमिक्स का इस्तेमाल किया। ओके। जो एक्चुअली लोगों को ऐसा लगा कि मैं इल्यूजन बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इल्यूजन्स नहीं है वो। वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एक ह्यूमन एक्सप्रेशन का। ओके। ह्यूमन बेसिकली मेल एक्सप्रेशन का, कि वो किस तरह से डोमिनेटिंग होता है। तो और जब आप इसको किसी और संदर्भ में देखते हैं, जब आप इसको आप नॉर्थ ईस्टर्न या साउदर्न इंडिया के हिसाब से आप देखते हैं, तो वहाँ पे एक फीमेल पावर है। तो वो फीमेल का जो एक पावरफुल एक जो इमेज आता है, उसके अंदर भी एक मेल शोविनिज्म का एक झलक दिखाई देती है, कि हाउ टू डोमिनेट थिंग्स, राइट। तो वही डोमिनेशन मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और इसको ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, कि पॉलिटिकली भी हम किस तरह से पोलराइज हो रहे हैं, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ों को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। राइट, बिल्कुल। तो ये मैं अपने कामों में दिखाने की कोशिश किया है, और वो लगातार अभी जारी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक चीज़ है राहुल, आज भी हम लोग जो बना रहे हैं, जो आप भी क्रिएट कर रहे हैं, ये मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। इट इज़ समथिंग विच इज़ पुटिंग अप क्वेश्चंस, जो समाज को एक आईना दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके काम सेलेबल होंगे? अगर सेलेबल नहीं भी होंगे, आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? मैं अपनी पूरी बात मैं करना चाहता हूँ। आप जो क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सवाल उठा रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू, अपने पेंटिंग्स, अपने इंस्टॉलेशंस, अपने ड्राइंग्स के थ्रू। दोज क्वेश्चंस आर पुट अप टू द सोसाइटी, जो समकालीन है, समकालीन हमारी व्यवस्था है, उसके ऊपर। तो आपको लगता है कि उसके ऊपर मतलब इस शोध के ऊपर आप कुछ कर सकते हैं? असल में क्या है कि टू गेट सोल्ड और नॉट टू गेट सोल्ड, वो मेरे लिए अब क्वेश्चन नहीं रहा। मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट आई वांटेड टू शो इन माय वर्क्स। ओके। और मैं अपने आप को कैसे वहाँ पे साबित कर सकता हूँ कि ये काम चाहे वो सेलेबल है या नहीं है, मैं अपनी बात रख सकूँ, क्योंकि आर्ट इज़ अ फ्री मीडियम। इसमें आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे आप खुल के रख सकते हो। अब ये कहना अलग है कि उसको आप डायरेक्टली रखना चाहते हो, या आप उसको एक मेटाफोरिकली या इनडायरेक्टली रखना चाहते हो, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, एक्सेप्ट करे इन सब चीज़ों को, कि हाँ, वी एक्सेप्ट यू एंड वी नो व्हाट यू वांट टू टेल, बट इट इज़ नॉट सो ऑफेंसिव। लोगों को इतना ऑफेंसिव ना लगे। लेकिन कुछ ड्राइंग्स, कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो ऑफेंसिव हैं। ओके। और वो जो है वो बहुत ही सीमित मैंने करके रखा है। तो उसकी ज़्यादातर झलक मेरी जो ड्राइंग्स हैं, जो आप
स्केच बुक की बात कर रहे थे, उसके अंदर आपको दिखाई देगी। ओके। लेकिन उसको थोड़ा माइल्ड तरीके से पुट करने की कोशिश मैंने की है। तो मेरे वैसे एक्चुअली सेल बहुत हुआ, सेल होता है, वो काम सेल हो जाता है, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी है, क्योंकि कई बार होता है कि सेल के पर्पस से जब आप सोचने लग जाते हैं तो आप धीरे धीरे आपको मार्केट खा जाता है। मार्केट मतलब कि स्लोली इट्स यू अप, और वो मेरे साथ जॉब में हो चुका है। तो जॉब इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। तो वहाँ पे मुझे ये फेस करने को मिला, और उसके बाद मैं जो गैलरीज और सब के इसमें बीच में आया तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है। राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं वो कर रहा हूँ। और अब मेरे लिए वो इशू नहीं है कि मेरा काम अब वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं 2023 के अंदर मैं कुछ और वर्क्स लेके आ रहा हूँ, फिर मैं उसको एक ट्रैवलिंग शो की तरह करूँगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों को मैं टच कर पाया, कितने लोगों को मैं बता पाया कि मैं क्या सोचता हूँ, या कितने लोगों के सामने वो क्वेश्चन पुट हो पाया, या वो समझ पाए वो क्वेश्चन को। तो वो मेरे को अब जानना है। तो शायद मैं इस मोड के ऊपर और मैं इस तरफ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, to go forward with that kind of idea, to go around this country and show my works to people, and how they react to that, and how they want to know those works or they don't want to know those works. तो जो भी उसके अंदर सामने आता है, तो आई एम ओपन फॉर दैट डिस्कशन। राहुल, थैंक यू सो मच। आज आपसे जो बात हुई है एक ज़बरदस्त एक ज़बरदस्त सिलसिला रहा, एक बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही हमारी, और आपके बारे में जितना हम जान पाए हैं बहुत कम है, और भी बहुत सारे पहलू हैं जो हम लोग जान सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास वक्त की पाबंदी है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू शोमन। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video. Please support Art Keeper, subscribe and share with your family and loved ones. Thank you so much.